अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं समर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और साथ साथ फॉरेन अफेयर जो है उन पे बहुत इनकी गहरी निगाह होती है। तो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पिछले एक दो हफ्ते से हो रही है। एक तो जो हमारा फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इससे पीटीआई कह रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है, चूंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं, तो इन्होंने अपने वहां पे कनेक्शंस यूज करके निकलवा लिया। पाकिस्तान के एक्शन प्लान जितने भी पॉइंट्स थे वो तो हमने पूरे कर दिए। तो ये क्या मामला है सारा, कैसे निकले फैटफ की ग्रे लिस्ट से? दूसरा मामला नाजरीन, क्या मौजूदा हुकूमत जो है जो सिग्नल आ रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर से, वो लग रहा है कि ये हुकूमत भारत के साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं वो बहाल करने जा रही है। और नंबर थ्री नाज़रीन, हम बात करेंगे इसराइल के बारे से, जो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडी वाला साहब ने जो बयान दिया है कि क्या हरज है कि हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम न करें, जिस तरह से अरब ममालिक ने कायम कर रखे हैं। हमें पाकिस्तान का मुफाद देखना चाहिए। तो क्या कोई मेजर शिफ्ट आने वाला है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर? ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा ये फैटक के वाले से क्विकली बताइएगा कि क्रेडिट तो दोनों तरफ से लिया जा रहा है। क्या ये इल्ज़ाम जो पीटीआई लगाती है कि खान साहब जो बात करते थे कि ये साजिश के ज़रिए है, अमेरिका ने मुसल्लत किया है, तो अमेरिका कनेक्शन यूज़ करके पाकिस्तान के फैक्टर की ग्रे लिस्ट से निकलने का जो है वो अ, जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो अमेरिका कनेक्शन आप इसमें देख रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक जो इसमें कोई आप देख रहे हैं, कोई थी इसमें एफर्ट या कोई मामला था, या प्योरली ऑन मेरिट जो 34 तो कहा कि हमने अमल दरामद कर दिया था तो कोई वजह नहीं थी रोकने की? देखिए, इसके हवाले से समरबा साहब मैं आपको बताऊँ कि कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ तो मौजूद नहीं है कि आप इसको कनेक्ट कर सकें, लेकिन आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हैं, आप वाक़याती शवाहिद देखते हैं, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं। पाकिस्तान जो है, वो ग्रे लिस्ट में डालने का फ़ैसला होता है फरवरी 2018 में और उस वक़्त फ़िज़ा बनी हुई थी और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी ये तासुर था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत कायम होने वाली है, जो कि पावर्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ज़ाहिर है कि ये आपको याद होगा, आपने कवर किया, एक बड़ा तासुर मुस्लिम लीग नवाज़ भी उस वक़्त बनाती थी और फिर जून 2018 में इंतखाबात से जो 25 जुलाई को हुए, उससे 1 माह कबल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि ये क्रेडिट किसको जाता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया? क्योंकि इमरान खान साहब तो पहली मर्तबा इक़्तिदार पर आए 2018 जुलाई के इंतखाबात के नतीजे में, अगस्त में उनकी हुकूमत कायम हुई। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो वो डालना भी तो किसी के ज़िम्मे डालें ना आप, कि किसकी वजह से हम्म, गया पाकिस्तान? कौन कौन ज़वाबित बनाता था, कौन कवानीन बनाता था, कौन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से पाकिस्तान अगर बदनाम हुआ या पाकिस्तान का नाम आ गया ग्रे लिस्ट में, उसकी ज़िम्मेदारी भी किसी पर आती है। तो वो ज़ाहिर है कि उससे पहले वाले हुक्मरानों पर आएगी। अच्छा, फिर पाकिस्तान आ जाता है, उसकी एक ट्रैजेक्टरी है। खान साहब की हुकूमत उल्टा नहीं लटकी सिर्फ, उन्होंने पाँव नहीं पकड़े अ, अमेरिका के और उसके जो बेसिकली क्लाउट है, जो मिलकर ये इस किस्म के फैसले करता है। बाकी तो हम्म, सब कुछ किया। आपका 27 नुकाती प्लान था, फिर एक एडिशनल 7 नुकाती प्लान था, आपने उस पर अमल दरामद किया और यूँ समझें कि पौने 27 नुकात उसके हवाले से वो कर लिए, मासिवाय जो डेज़िग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको जिस किस्म की सज़ा अमेरिका चाहता था, हम्म, भारत चाहता था, वो उस किस्म की सज़ा नहीं दी गई। लेकिन प्रैक्टिकली हाफ़िज़ सईद साहब को भी आपने अप्रैल में दी है ना, इन्होंने सिर्फ़ एक ही काम किया है ना, बिल्कुल कि ऐसे ही है। अप्रैल में 33 साल की सज़ा दे दी, लेकिन उससे पहले हम्म, भी एक 30 साल की सज़ा मौजूद थी ना, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस रास्ते के ऊपर तो थे। फिर उसके बाद जो वोटिंग के बायकॉट की सेनेट में रिजेक्ट हुए एफएटीएफ के बिल्स, हम्म, मैंने उसको जाकर कवर किया, वहाँ पर हमने देखा, इन सियासी जमातों को मनाने के लिए फ़ौज ने किरदार अदा किया उस वक़्त। ये जो आज बिल्कुल। हुकूमत में बैठी हैं, क्रेडिट ले रही हैं, इनकी मेजॉरिटी थी, सेनेट में रिजेक्ट हुए बिल। पाकिस्तान में एक जॉइंट बिल्कुल। पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया। वहाँ पर जब बिल पेश हुए, उस वक़्त ये बायकॉट करके सेशन का वॉकआउट कर गए। इमरान खान साहब की तकरीर भी आपको याद होगी, जिसको किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये एनआरओ माँग रहे थे, ये कह रहे थे कि इसके एक्सचेंज में कि हम यहाँ पर वोट हम्म, देते हैं, ये 34-35 अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स कर लें, टूथलेस लेकिन बना ईसा दें, नकवी काम साहब, वो खत्म। एनआरओ जो है वो खान साहब से तो नहीं मांगा जा रहा था, ऑब्वियसली वो तो एस्टेब्लिशमेंट से मांगा जा रहा था। और कल मेरे प्रोग्राम पे लतीफ़ खोसे साहब, जो कि सीनियर लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये माने, उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ, हमने जो वोट दिया था फैटेक्स से मुतल्लिक तरमीम पर, वो हमने फौज के कहने पे दिया था।
खान साहब के कहने पे तो हमने कभी नहीं दिया वो वोट। नहीं, वो वोट उस तरीके से दिया भी नहीं था ना। देखें उसमें भी ये ये हम्म, जो कुछ करते रहे, बहरहाल मेरा ख्याल है ये बहस ही खत्म हो हाँ जानी चाहिए ना। आई थिंक बिल्कुल। पाकिस्तान, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान जो है वो बाहर आ गया। आने के प्रोसेस बिल्कुल के ऊपर जो है वो हो गया, बिल्कुल। ऑन साइड होगा, पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं उनको तस्लीम कर लिया गया। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना, कि सवाल तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो इवन ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनके हिमायत करने वाले वो लोग हैं जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, हम्म, वो क्यों इस तमाम वक्त के दौरान ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ग्रे से भी नहीं ब्लैक लिस्ट में हम्म, चला जाए, इंडियन प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे थे। जब जब FATF का इजलास होता रहा, कुछ डिसिडेंट्स को पता नहीं कौन करता था अरेंज, फैटेफ सेक्रेटेरिएट के बाहर एक एहतजाज होता था हम्म, कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये वाहिद इजलास हुआ है जर्मनी में जहां पर ये इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ये क्या ओवरनाइट इंटरेस्टिंग। चेंज आई है, ये भी जाहिर है कि समझने से मैं कासिर हूँ। अलबत्ता सही। ये जाहिर है कि इस बहस को अब जो है वो तमाम हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ईसा नकवी साहब, जो भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, ताल्लुकात की दोबारा बहाली पे काफ़ी बात हो रही है। मेरी महीना पहले इंडियन हाई कमीशन के एक ऑफिशियल से बात हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हम तो बड़े होपफुल हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो तजारती ताल्लुकात है वो फौरी तौर पर बहाल हो जाने चाहिए। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होप है इस चीज़ पे कि पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। और यहाँ से भी अब इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद हम तजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ जा रहे, जो हमने अगस्त 2019 में कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने पे हमने मुनकदा किए थे भारत के साथ। लग रहा है आपको कि वो फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा शिफ्ट आ रहा है इंडिया के हवाले से, इसराइल के हवाले से? अच्छा देखिए, इसके हवाले से ना अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बाइटिंग मोर देन यू कैन चू। यानी हम्म, कि वो बिलावल जरदारी साहब जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मौजूदा हुकूमत है, ये इतना खाने की कोशिश कर रही है जिसको ये हजम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी जो है उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, उनको मद्देनजर रखना होता है। इनके पास ना वक्त है ना मैंडेट है। मैं हम्म, बड़ा क्लियरली कहूंगा कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आइडियल वर्ल्ड में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये दुनिया जो है वो इस वक्त एक आइडियल दुनिया नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि सबसे बात होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए, लेकिन ये वो दवाई है जिसको आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आपने जो हम्म, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, CBMs जिनको बिल्कुल। कहा जाता था, एतमाद साजी इकदाम, आप खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, चकोठी समेत मुख्तलिफ मकामात पर हम्म, आपने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर और आमदो रफ्त, सर्विस हमने आने जाने चलाई, का ट्रेड सिलसिला हमने शुरू शुरू किया। की, बिल्कुल। आपने आपने तजारत की, आपने समझौता एक्सप्रेस चलाई, आपने वीज़ाज़ जो हैं वो ईज़ी कर दिए, आपने कल्चरल एक्सचेंजेस की, आपने अपने जर्नलिस्ट को भेजा, उनके जर्नलिस्ट को बुलाया, ये सब कुछ किया। कश्मीर को आपने कहा बैक बर्नर पे डाल दो। जब एक दूसरे के ऊपर इन्हसार बढ़ेगा, मौशी इन्हसार बढ़ेगा, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में होंगे कि भारत को इन्फ्लुएंस कर सकें। उसका हम्म, नतीजा क्या निकला? सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि टेरर बोट के ड्रामे से लेके चिट्टी सिंहपुरा के वाक़ये से लेके जो स्टेज्ड जो इंडियन हम्म। स्पॉन्सर्ड इंसिडेंट्स हैं, मक्का किसको नहीं मसर का मालूम वाकया हो गया, हिमाचल प्रदेश का वाकया हो गया, पूरी सीरीज है, बिल्कुल। कि उसके ऊपर पीछे खुद अब उसके बैक एंड के ऊपर मौजूद थे, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे थे। देखें, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी लैक्स। आप 20 साल में इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट उठाएं जिसमें दहशतगर्दी का तज़किरा ना। यहाँ पर हम्म, ये होता है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आप पहले बैक बर्नर पर कश्मीर को डालते हैं, फिर वापस ले आते हैं। शर्म शेख में यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह की मुलाकात होती है, उसमें कश्मीर का तस्करा नहीं होता, फिर दोबारा कश्मीर का तस्करा सामने आ जाता है। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ साहब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर रूस के शहर ऊफा में मुलाकात करते हैं गुफा में, बिल्कुल। नरेंद्र नरेंद्र मोदी के साथ, और उसमें कश्मीर गायब हो जाता है। फिर आप कश्मीर लाने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, जो इंडिया है वो उसको खुद अब यकीन नहीं है कि ये कश्मीर चाहते हैं या नहीं चाहते। आपने उसको इतनी हम्म, मर्तबा बाहर निकाला है अपने डिस्कोर्स से, इतनी मर्तबा वापस डाला है कि आपकी जो नॉन सीरियसनेस है, आपकी गैर हम्म, संजीदगी है, उसकी वजह से आप देखें अब हो क्या रहा है, ये इसका नतीजा क्या होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया पूरी दुनिया में ये कहता है कि हम ग्रोन अप स्टेट्स हैं, हमने बायलैटरली मसले को हल करना है, हमने टेबल पर बैठ के इस पर बात करनी है। अब टेबल पर अगर पाकिस्तान नहीं बैठ रहा,
उसका उससे क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया को कहते हैं, वो पूरी दुनिया कहती है कि ये न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, इनके दरमियान दुश्मनी मौजूद, ये बातचीत नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता इनके दरमियान अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाती है तो हम भी इसकी जद में आ सकते हैं। निपटते हैं। वो इंडिया को कहेंगे कि आप बातचीत करें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने माहौल नहीं बिगाड़ा, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, साजगार माहौल जिसको कहते हैं, उसको बिल्कुल बनाने की जिम्मेदारी इंडिया पर है, पाकिस्तान पर नहीं है। आप बिल्कुल कहते ऐसा। हैं कि कश्मीर भी अच्छा बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मामला है, इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं, जो काओ विजिलेंस वहां पर जो कर रहे हैं, काओ रक्षक के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, जो हिंदुत्व लेकिन सुप्रीमेसी के इस जरिए। अंदर जो इस वक्त एक बहस है पाकिस्तान के अंदर की, जो महंगाई की इतनी ज्यादा यहाँ पे हालिया लहर चल रही है, अगर भारत के साथ तजारती ताल्लुकात शुरू करते हैं तो काफी हद तक हमें वहां से सस्ती चीजें मिलेगी। तो ये इसमें है वजन इस लॉजिक के अंदर, क्या हम मिस कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीजों को? देखिए ये दिस इज डूम्ड टू फेल ना, जिस चीज ने नाकाम होना है उसको आप आगाज करके आप कर क्या रहे हैं। देखिए एक हुकूमत हमारे सामने मौजूद है जिसका उनको खुद नहीं मालूम कि वो 4 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, 8 महीने के लिए या 1 साल के लिए। उन्हें बता पहली दिया बात, गया है, उन्हें बता दिया गया है कि अब वो साल तो है कम से कम। दे आर सेइंग चले फॉर 1 ईयर। अगर इस बात को भी मान लें कि वो 1 साल के लिए है, क्वेश्चन इज कि ये जो चेंज है, ये जो तब्दीली है, ये ड्रास्टिक तब्दीली है, ये आपने अपसाइड डाउन कर दिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को टुवर्ड्स इंडिया एंड इजराइल। क्या किसी भी इन सियासी जमातों में से किसी भी सियासी जमात के मंशूर में, उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि हम ये करेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे? अगर आपने जो इसेंस है डेमोक्रेसी की, जो जमहूरियत की बुनियाद है, असास है, लोगों की राय, अवाम से इसके ऊपर मैंडेट लिया, वोट लिया, बहुत अच्छी बातें लगती हैं कि आप ये करें, लेकिन आप ये अपने मैनिफेस्टो में डालें, डोर टू डोर जाएं, कैंपेन करें, इलेक्शन इस जी। एजेंडा के ऊपर लड़ें। अगर आपको वो ये इख्तियार देती है पाकिस्तान की आवाम कि आप कश्मीर को गिव अप कर दें, इसराइल को तस्लीम कर लें, चाइना से डाउनग्रेड कर लें, न्यूक्लियर एसेट्स छोड़ दें, अगर आवाम का ये फैसला है तो फिर मैं कौन होता हूँ या कोई और कौन होता है? इसराइल बात पे ये जब ईसा आप नकवी बता साहब, रहे जो इसराइल पे बयान दिया है सलीम मानवी वाला साहब ने कि अरब कंट्रीज ताल्लुकात बना रहे, हमें पाकिस्तान के मफाद देखने चाहिए, क्या आपको लग रहा है ये पॉलिसी है या फिर ये मानवी वाला साहब की अपनी जाती राय लग रही है, जो अभी तक किसी तरफ से कोई इस पे वो उस तरह का बयान नहीं आया कि ये उनका जाती उनकी सोच है, पार्टी का ऐसे ताल्लुक कोई नहीं है? शॉर्टली इस पे क्विकली जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे ख्याल में मैंने इसके हवाले से एक वीडियो भी किया, मैं आपको जरा क्विकली बता देता हूँ इसके ऊपर। देखिए बहुत मैं हैरान हो रहा था और ये मैंने बड़े सवाल भी किए बहुत सारे लोगों से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो ये कहते हैं कि हमारा हक हुक्मरानी है, हम चारों सूबों की जंजीर हैं और हमने जनाब इस मुल्क पर हुकूमत करनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो उस शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर खारजा बन जाते हैं, जिसको पीपल्स पार्टी कहती है कि वो ज़ियाउल हक का बेटा है। ज़ियाउल हक के बेटे बिल्कुल। की काबीना में ज़ियाउल हक के हवाले से वो ये कहते हैं कि वो कातिल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। देखिए वो पिच कर रहे हैं अपना एक सॉफ्टर इमेज, दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखें हम इसराइल के हवाले से भी हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा अच्छा है, हमारा इंडिया के हवाले से भी, ताकि फ्यूचर में उनको ट्रस्ट किया जा सके। जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है वो कहे कि हमारा जो हॉर्स है, जिसके ऊपर हम बेट कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। वरना इतना बड़ा स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? आप बात ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ रहा है, आप कहते हैं कि हम बानियान हैं, आप कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने ओआईसी के लिए जो कुछ किया और इस्लामिक बॉम्ब की बात, इस्लामिक बैंक की बात करते थे, ये सब कुछ करते थे, समिट करवाया पाकिस्तान में। वो जो भी जिस जिस गाने को आप आज तक जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, हम मुस्तफ़वी हैं, हम मुस्तफ़वी हैं। वो जो गुफ्तगू है, इस्तेमार की उसमें जो बात की जाती है, वो पार्टी क्लेम करती है पीपल्स पार्टी। वो पीपल्स पार्टी और ओआईसी किस लिए बनी थी? फ़लस्तीन के हवाले से, मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल के ऐसे ही। हवाले से। पाकिस्तान का स्टेटेड मौक़िफ़ ये है कि प्री 1967 बॉर्डर्स, 1967 से पहले के बॉर्डर्स, टू स्टेट सॉल्यूशन, 2 रियासती हल। बिल्कुल। 2 रियासती हल में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, ईस्ट यरूशलेम एज़ कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन। दिस इज़ पाकिस्तान्स पैलेस्टाइन। स्टेटेड पोज़ीशन। अगर इस स्टेटेड पोज़ीशन में कोई तब्दीली लानी है तो भाई आप अपने मैनिफेस्टो में डालो ना, आप अपने मंशूर में डालो कि हम ये करेंगे। अवाम से वोट लो,
आवाम से वोट लेने के बाद आके आप उसको पूरी अथॉरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करो। यानी कि ये दुनिया को एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे ऊपर लगाए, हम सारी जो चीजें हैं वो कर देंगे, वो करना ना करना बात की बात है, लेकिन ये एक दुनिया को जरा दिखाने की कोशिश है, अपनी एक सीवी पेश की जा रही है। बिल्कुल, सीवी है और सीवी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो कि एक नॉटी बॉय है, पाकिस्तान एक शरारती बच्चा है और इसको सुधार सकता हूँ तो मैं सुधार सुधार सकता हूँ। लेंगे। ये सीवी में इससे अच्छा लिखा है। कभी इसका नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ईसा नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद जो इस फॉरेन अफेयर से मुतालिक आने वाले में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, ईसा नकवी साहब को भी उसमें हम शामिल करेंगे, डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर उसकी इनपुट भी लेंगे और मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।